नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्यार पंकज चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पेट का पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, तो डरने की बात नहीं है, मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप बीच में जो आपका 10-15 दिन का गैप हुआ है उसका रीज़न है कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आपको क्लासेस कंटिन्यू नहीं दे सका। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अपना कमेंट जो मैंने किया था उसको पूरा करूँगा। तो चलिए, जैसे कि हमने वैदिक सभ्यता के बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया था, उसी कड़ी में पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला जो उन्होंने बता रखा है उस हिसाब से ये है। आज हम पढ़ेंगे मौर्यवंश। मौर्यवंश स्पेशली उन्होंने अशोक महान के बारे में स्पेशली कहा है कि हम क्वेश्चन पूछेंगे, सिलेबस में दिया है। तो लेकिन उसके पीछे की थोड़ी पृष्ठभूमि तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसके पीछे पृष्ठभूमि नहीं जानेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब मैं थोड़ी सी कहानी आपको उसके सामने बता सकूँगा, उसके पीछे की कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो चलिए, मौर्यवंश हम स्टार्ट करते हैं। मौर्यवंश में ही हम अशोक को पढ़ेंगे। तो चलिए मौर्यवंश के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसा कि मौर्यवंश के बारे में आप बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जो मौर्यवंश इसलिए है, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य एक्चुअली में इनकी एक कहानी है कि एक चाणक्य जो इनके गुरु थे, बाद में इनके मंत्रिमंडल में, इनके शासन प्रणाली में वो मंत्री के पद पर रहे हैं। तो चाणक्य उस समय नंदवंश का दौर चल रहा था। तो नंदवंश में शासक था घनानंद। तो घनानंद एक विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला एक शासक था, राजा था, और रानी पटरानी और नृत्यांगनाओं के बीच मगन रहता था। तो एक बार चाणक्य अर्थात कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी उनको जानते हैं, वो एक बार उनके दरबार गए। क्यों गए? क्योंकि चाणक्य जो थे स्पेशली वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, अध्यापन कार्य करते थे। तो वहाँ से वो आए क्योंकि उनको ये जानकारी मिली कि सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो वो वहाँ से दौड़े दौड़े बेचारे आए इधर मगध महाराष्ट्र मिलने की, क्योंकि उस मगध एक बड़ा साम्राज्य था और नंदवंश एक बड़ा शासक था उस घनानंद। तो उनको लगा कि अगर हम इससे बात करेंगे तो और छोटे मोटे राजाओं से मिलकर बात करेंगे तो सिकंदर से लड़ सकते हैं। सिकंदर भारत की ओर आ रहा है, ये उन्होंने बताया। ये बताने के लिए वो गए, द्वारपाल से बोले कि मेरा संदेश जरा महाराज के पास पहुँचाए कि मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो सुबह से आए थे और शाम हो गई। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने मेरा संदेश नहीं दिया? तो द्वारपाल ने कहा, अरे तुम जाओ भगो यहाँ से, तुम्हारे जैसे लोग बहुत आते जाते हैं। तो ज़बरदस्ती अंदर चले गए। तो जब अंदर हो गए तो महाराज अर्थात नंदवंश का शासक घनानंद, जो अंतिम शासक है नंदवंश का, वो पूर्ण रूप से विलासितापूर्ण ज़िंदगी जी रहा है। वो बढ़िया गद्दे में बैठा है और नृत्यांगनाएं नृत्य चल रही हैं और वो मज़े ले रहा है। तो ये देखकर चाणक्य को बहुत बुरा लगा कि मैं एक याचक के रूप में यहाँ खड़ा हूँ और ये इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी, मुझे कोई महत्व नहीं दिया। इसके लिए उन्होंने कहा, महाराज मैं एक ज़रूरी काम से आया हूँ और आप मुझे सुबह से इंतज़ार कराए हुए बैठे हुए, और इसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ। और ये नृत्य बंद करिए, और सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने वाला, आप उसकी तैयारी करिए भारत को बचाने की। उसने कहा, तुम कौन होते हो मुझे बचाने वाले? हो कौन तुम? तो उन्होंने कहा, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूँ और मैं आपको अवगत कराने के लिए आया हूँ कि आप सावधान हो जाइए और भारत को बचा लीजिए, वरना भारत तबाह हो जाएगा सिकंदर के आक्रमण से। तो जो घनानंद था वो मंद बुद्धि का था, बुद्धि तेज थी, मंद थी नहीं, लेकिन विलासितापूर्ण ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, वो जरा सा भी काम करना नहीं चाहता है। वो सारा काम अपने नीचे मंत्रिमंडल में जो बैठे हुए मंत्री हैं तो उनको बांटता रहता है। तो ये पूरी कहानी। तो सिकंदर को जब घनानंद को बताया सिकंदर के बारे में, तो उसको कोई दिलचस्पी नहीं नजर आई, कोई तेज तरह की। तो उसने चाणक्य को, जैसा कि बताते, उसने लात मार दिया। तो चाणक्य सीढ़ियों से नीचे ढलते हुए आ गए, क्योंकि जो मंत्रिमंडल था नीचे बैठता था, राजा थोड़ा हाइट पे बैठता था। तो चाणक्य, कुछ इतिहासकार बताते, चाणक्य ने अपनी चोटी में गांठ मारी थी और ये प्रण किया था कि जब तक मैं तुम्हारे वंश का मूल नाश नहीं कर लूँगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, और इस गद्दी पर एक योग्य शासक बैठा लूँगा, तभी मैं शांति से बैठूंगा। तो कुछ लोग कहते हैं ये प्रण कर उन्होंने चोटी बांधी थी, कुछ कहते हैं वो चोटी खोल दी थी। तो जो भी हो, फिर चाणक्य वहाँ से निकलते हैं और ये इसकी खोज में निकलते कि मुझे कोई एक ऐसा
व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा शिष्य चाहिए, एक ऐसा लड़का चाहिए जो इस घनानंद या नंद वंश का मूल रूप से नाश कर सके और यहाँ पर एक और सिकंदर से भारत को बचा सके और यहाँ पर वो गद्दी पे बैठ सके। तो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक लड़का है, वो कुछ लड़कों के साथ गाय वाय चरा रहा है और एक बाग में लोग चोर छिपी का खेल खेल रहे हैं। उस चोर छिपी के खेल में वो लड़का जो है, जो डिसीजंस दे रहा है, जो न्याय दे रहा है, बहुत ही सटीक दे रहा है। उन्होंने उनको पकड़ ले लिया वहीं से और तक्षशिला ले जाने की तैयारी में उनकी माँ के पास गए। और चंद्रगुप्त की माँ का नाम मुरा था, जो कि घनानंद के रनिवास में रहती थी। रनिवास वो स्थान होता है जहाँ रानियाँ रहती हैं। तो मुरा जो वहीं रहती थी, तो चाणक्य ने उनसे परमिशन ली, उनसे अनुमति मांगी कि मैं आपके बेटे को ले जा रहा हूँ एक योग्य शासक बनाने के, एक योग्य व्यक्ति बनाने के लिए। अगर आपकी अनुमति हो तो प्लीज़, चाहे तो आप इसके लिए मुझे पैसे ले लें। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पैसे दिए थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये पूरी कहानी है। और फिर चंद्रगुप्त को लेकर जाते हैं, तो पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब देते हैं और वही के साथ कई सारे बच्चे पूरे तैयार करते हैं, साथ में छोटे मोटे राजाओं को भी इकट्ठा करते हैं। और लेकिन सिकंदर से लड़ने का औचित्य नहीं मिलता क्योंकि सिकंदर वापस हो जाता है। और फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पर इनके चाणक्य के दो प्रमुख शिष्य थे। मैं बताता हूँ राजा होता क्या है, राजा क्रूर क्यों होता है, राजा उदार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा समाज का, हमारे देश का। तो एक दिन चाणक्य ने कहा, जब राजा बनाने की बारी आई, वक्त आया, जब चंद्रगुप्त बड़ा हो गया, एक योग्य मतलब शिष्य बन गया, तो उनके दो प्रिय शिष्य थे। एक जाम्भिक था, तक्षशिला का राजकुमार, और एक चंद्रगुप्त था। तो उन्होंने कहा कि एक लड़के के गले में इतनी टाइट माला पहना दी, मतलब उसको आप आसानी से निकाल नहीं सकते थे। तो वो लड़का शाम को बुलाए जाम्भिक और चंद्रगुप्त को, उनको चुनना था राजा में किसको बनाऊं, किसमें राजा बनने के गुण हैं। तो जाम्भिक और चंद्रगुप्त को बताया कि दोनों लोगों को बुलाया और बताया वो वहाँ वो एक लड़का लेटा है शिष्य अपना और तुम्हारा सहपाठी, उसके गले में मैंने एक माला पहना दी है। तो उस माले को उसके गले से निकालना है और उसको जगना भी नहीं है। तो ये चीज़ तो जाम्भिक और ने कहा ये कौन सी बड़ी चीज़, मैं जा रहा हूँ। जाम्भिक गया, उसने बहुत प्रयास किया, माला नहीं निकाल सका उसके गले से। तो उन्होंने कहा, वो वापस आ गया, कहा गुरुदेव नहीं हो पाएगा आचार्य, क्योंकि वो जग जरूर जाएगा क्योंकि इतनी टाइट माला है आपने पहना रखी। चंद्रगुप्त को भेजा, चंद्रगुप्त तुम जाओ। चंद्रगुप्त गए, माला लेकर आ गए। जाम्भिक देखकर अचंभित। तो चाणक्य ने कहा, तुम में राजा बनने के वो गुण हैं, तुम्हें वो गुण है कि तुम राजा बन सकते हो। और चंद्रगुप्त ने किया क्या था, उसका गला उसके धड़ से अलग कर दिया था और माला निकाल के चलाए थे। तो यही देखना था कि आप में अगर दया है, उदारता है, तो आप राजा नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आपको राजा बनने के लिए आपके लाइफ में, आपके जीवन में, संघर्षपूर्ण ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे जहाँ पर आपको क्रूर होना पड़ेगा, ठीक है। तो राजा फिर चंद्रगुप्त को और कई सारे छोटे मोटे राजाओं को इकट्ठा करके और अपने शिष्यों को इकट्ठा करके फिर ये नंदवंश के शासक घनानंद से युद्ध होता है और घनानंद हार जाता है और उस मगध की गद्दी पर एक नया राजा बैठता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, अब इस वंश का नाम मौर्य क्यों पड़ा ये जान लीजिए। मौर्य इसलिए पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम था मुरा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी माँ के नाम पर इस वंश का नाम मौर्य रखा था। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। आगे चलते हैं कि मौर्य वंश का नाम मौर्य क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या थी, चंद्रगुप्त राजा कैसे बना, क्यों बनाया गया और किसने उसको राजा बनाया। तो वो तो उसके आचार्य, तक्षशिला के आचार्य और उसके स्वयं के आचार्य चाणक्य थे, कौटिल्य थे और विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति के सारे नाम हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने आपके लिए जानकारियाँ लिख रखी हैं जिनको माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये लिखने का रीज़न 2-3 है। पहला रीज़न तो ये है कि अगर मैं इनको लिखूँगा नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा बोलता चला जाऊँ, लेक्चर आपका बड़ा हो जाएगा। दूसरा ये कि वही सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये 2-3 रीजन्स हैं। अब जैसे पहला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जो टाइमिंग है वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व है। देखिए लिखी हुई टाइमिंग 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व है, ठीक है। और चाणक्य ने 1000 कर 66 पे
चंद्रगुप्त को खरीदा था। कितने? 1000 कर 67 से। क्लियर? दूसरा, 321 ईसा पूर्व में नंदों को इन्होंने पराजित किया था। 321 ईसा पूर्व नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद पूछा जाता है। ठीक। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोट शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि ये बताया जाता है कि ये जो सैंड्रोकोट्स है जस्टिन ने इस्तेमाल किया है, ये स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स शब्द जो है चंद्रगुप्त के लिए इस्तेमाल किया है। वहीं पर इनकी जो पुत्री थी, किसकी? सेल्यूकस की, जब सिकंदर यहाँ से वापस चला गया, फिर उसके बाद एक अगला शासक आता है पूर्वी ईरान का शासक सेल्यूकस। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध में एक्चुअली में होता ये है कि सेल्यूकस हार जाता है, और हारने पर वो अपने पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य पहले व्यक्ति हैं भारत के जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया, इंटरनेशनल मैरिज, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने किया अमेरिका में निक जोनस के साथ, और सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शोएब मलिक के साथ। ये अंतर्राष्ट्रीय विवाह, एक देश से दूसरे देश के बीच जो संबंध हो जाए उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोल देते हैं। तो इस विवाह है तो अंतर्राष्ट्रीय विवाह हो जाएगा। क्लियर? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, और सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। मेगास्थनीज की पुस्तिका है इंडिका, आपको पता होना चाहिए। मेगास्थनीज की पुस्तिका है इंडिका। एरियाना और सेल्यूकस ने दहेज में क्या क्या दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को? दहेज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब तुम योग्य हो तब, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जो आपको वैदिक सभ्यता में दहेज में गाय दी जाती थी, इस समय गाय की कोई देकर देखे तुम्हें, लोगे? इसके योग्य बनो पहले। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के एरियाना, जिसमें हैरात के नाम से जानते हैं, हेरात, अराकोशिया कंधार के नाम से, जेडरोशिया मकरान के नाम से, पेमिस डाई काबुल के नाम से, इन एरिया को दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे, दहेज के रूप में। और एक चीज़ जान लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य केवल और केवल इतिहास में ही नहीं, भारत के पहले ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी थी। समझ गए? तो संयुक्त भारत, एक भारत, अखंड भारत की जो नींव रखी है, विस्तृत भारत की जो नींव रखी है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इनका एरिया मैं बता दूं, इस समय जो ईरान के एरिया, ईरान के सीमा से लेकर बांग्लादेश तक का पूरा एरिया, अपना म्यांमार के बॉर्डर तक, प्लस दक्षिण में आप जाएंगे तो दक्षिण में आपका केरल से कुछ हल्का सा ऊपर तक आ सकते हैं आप, तमिलनाडु आधा आधा केरल, ये वाला एरिया यहाँ तक पूरा दक्षिण में। और आप अगर पूर्व में जाएंगे बांग्लादेश, उत्तर में जाएंगे तो उत्तर पूर्वी हल्का सा कश्मीर छोड़कर बाकी पूरा एरिया, तिब्बत वाला एरिया पूरे पे, इतने पूरे बड़े साम्राज्य पे चंद्रगुप्त मौर्य राज करते थे, अर्थात इतने बड़े भारत के विस्तार किया था। ठीक है। और एक अच्छी बड़ी बात ये, आज तो हमारे मोबाइल है, लैपटॉप है, मोटर कार है, रेलवे है, हवाई जहाज़ है। हम देखते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, कोई भी व्यक्ति जाता है। उस दौर में जब इतना बड़ा हमारा साम्राज्य था तो कोई भी ऐसी गतिमान गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी नहीं, फिर भी एक व्यक्ति और उसकी कैबिनेट बैठकर इतने बड़े साम्राज्य का संचालन कर रही है। और यहाँ एक चीज़ जानकर आपको अचंभा होगा कि ये पूरा सेंटर पावर से कंट्रोल होता था, सेंटर पावर से। समझ गए? आगे सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इनके एक सेनापति थे पुष्यगुप्त, तो पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इसी सुदर्शन झील से तुशास्क, जो कि अशोक का मंत्री था, सेनापति था, तुशास्क यानी उस एरिया का राज्यपाल बोल दो, तो तुशास्क ने इसी सुदर्शन झील से नहर निकलवाई थी। तो ये जो पुष्पगुप्त और तुशास्क
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसकी जानकारी आपको रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी से जानकारी मिलती है। 150 में इसकी खोज हुई थी, जानकारी मिली। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि पहला और सबसे प्राचीन संस्कृत में प्राप्त अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है जो कि सबसे पहला और सबसे प्राचीन संस्कृत में प्राप्त अभिलेख है। आगे इतना समझ में अगले। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा जीवन बड़े अच्छे से बिताया, पूरा समाज को अच्छे से चलाया। उसके बाद अपने पुत्र बिंदुसार को इन्होंने पूरा राजपाट सौंप कर जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु के साथ, जैन धर्म के प्रवर्तक थे भद्रबाहु, उनके साथ संलेखनाविधि के माध्यम से अपने प्राण त्यागे। एक्चुअली में जैन धर्म में ये एक सिस्टम है संलेखना विधि कि आप बिना खाए पिए मोक्ष की, जब आपको मृत्यु की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति हेतु जैन धर्म में संलेखना विधि का इस्तेमाल किया गया है। और ये कहाँ पर इनका मोक्ष के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि का इस्तेमाल करके इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। क्लियर। और पहली बौद्ध जैन संगीतियाँ मैंने आपको बताया था जैन चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर हुई थी। अगला बिंदुसार के बारे में हम जानते हैं। अगर बात बिंदुसार की जाए तो बिंदुसार की टाइमिंग है 298 से 273 ईसा पूर्व। सारी चीज़ें गिनतियाँ उल्टा हैं नंबर्स, तो ये आप जान लीजिए। ईसा पूर्व मैंने लिखा नहीं, तो आप इतने समझदार हैं। इनको अमित्र घात की उपाधि दी गई थी, अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। प्लस इन्हें आजीवक संप्रदाय के नाम से आजीवक संप्रदाय का ये पालन करते थे। आजीवक संप्रदाय को ये मानते थे, जैसे इनके पिता जैन धर्म को मानते थे, जैन संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये आजीवक संप्रदाय संबंधित थे। ठीक है। इनकी माँ दुर्घरा है, दुर्घरा लिखा हुआ है। ठीक है। और इनकी पत्नी धम्मा थी, और इस धम्मा का ही नाम सुभद्रांगी भी मिलता है कई जगह पर। क्या मिलता है? सुभद्रांगी और धम्मा। ठीक है। और टॉलमी द्वितीय, कौन? टॉलमी द्वितीय शताब्दी। टॉलमी द्वितीय शताब्दी आपसे कई बार अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर कि टॉलमी किस शताब्दी में भारत आया था, तो द्वितीय शताब्दी में। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, वो टॉलमी दूसरा, ये टॉलमी दूसरा है। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ये एक राजा था। इन्होंने अपने राजदूत डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है। उसके बाद एक यूनानी नरेश एंटियोकस प्रथम से इन्होंने मीठी शराब और अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी, डिमांड की थी। कौन? बिंदुसार ने। लेकिन उन्होंने मीठी शराब, मीठी अंजीर, और मैंने यहाँ मीठी शराब लिख दिया, सॉरी, तो यहाँ मीठी अंजीर करना है, और शराब तो भेज दी थी। लेकिन परंतु उन्होंने एक दार्शनिक नहीं भेजा था। समझिए, बिंदुसार के बारे में कोई खास चीज़ें नहीं हैं, बहुत कम चीज़ें। ये पॉइंट बहुत, अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। क्लियर। आगे अगर हम चलें तो अशोक के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अशोक की टाइमिंग 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। क्लियर। आगे इनका एक महाबोधि वंश से इनकी माँ का नाम धम्मा मिलता है, और अशोकावदान माला से सुभद्रांगी मिलता है, अर्थात सुभद्र। और यहाँ पर आप देख लीजिए, धम्मा और सुभद्रांगी की बात यहाँ मैंने आपसे की थी कि आपको धम्मा और सुभद्रांगी की जानकारी यही बिंदुसार की पत्नी थी। तो यही इन्हीं से कहते हैं कि बिंदुसार के 1 से 1 पुत्र थे। ठीक है। कितने थे? 1 से 1, या कहीं पर 100 मिलता है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक बहुत क्रूर था बचपन में। क्रूर इसलिए था क्योंकि उसने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था। अब इसके पीछे रीज़न, एक कहानी ये मिलती है कि अशोक बचपन में बहुत उदार था। रीज़न ये है कि उनकी रानी पत्नी थी धम्मा, सुभद्रांगी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो एक पटरानी के पुत्र थे, सॉरी, एक कामकाजी महिल, मतलब क्या बोलते हैं उनको, अरे जो काम धाम करते हैं, दाई, एक दाई के पुत्र थे। इसलिए इनको कोई
वर्चस्व नहीं मिला जब इनको ये पता चला कि हम इनके पुत्र हैं, तो इन्हें युद्ध करना पड़ा अपने 99 भाइयों से। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक बहुत ही साधारण लड़का था बचपन में, लेकिन कुछ कारणवश वो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब वो गए तो लेकिन उन्हें यहाँ पता चला कि उनकी माँ को यहाँ मार दिया गया है, तो जिससे वो क्रोधित होकर अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठे। एक कहानी और है कि अशोक की बिंदुसार के समय पर तक्षशिला में विद्रोह छिड़ जाता है आपस में, वहाँ का जो राज्यपाल था तक्षशिला का और वहाँ की प्रजा के बीच में। तो अशोक उसको जाते हैं, पहले सुशीम जो कि बिंदुसार के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे सुशीम, उनको भेजा जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए फिर अशोक को भेजा जाता है। तो अशोक को देखकर ही वहाँ प्रजा कहते हैं मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, समस्या यहाँ जो आपने हमारा नेतृत्व करता, हमारा नेता जिसको चुनकर आपने, हमारे राज्यपाल जो भेजा आपने, उनसे मुझे प्रॉब्लम है और उनके साथ हम नहीं रह सकते, या तो उनको बदल दीजिए या तो उनको समझा दीजिए। तो कहते हैं अशोक उनको समझा जाकर नेपाल के टूर पर चले गए। तो कश्मीर की स्थापना अशोक ने की, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और अशोक का नाम जो है मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उद्गोलन में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। ह्वेनसांग और राजतरंगिणी, ह्वेनसांग की पुस्तक शियुकी और राजतरंगिणी में श्रीनगर की स्थापना अशोक के बताई गई कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की है। मैंने शायद जम्मू कश्मीर बता दिया था, सॉरी, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। और श्रीनगर जो है डल झील के तट पर स्थित है। क्लियर। आगे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कलिंग पर आक्रमण करके इसकी जानकारी अशोक के 13वें अभिलेख से मिलती है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। प्लस बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने उपगुप्त नामक एक व्यक्ति से ली थी। किससे? उपगुप्त से। और कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद ये जो युद्ध था बहुत ही भयावह युद्ध हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध हुआ। यहाँ तक कि इस युद्ध में अशोक जो है खुद बताते हैं, इतिहासकार ने लिखा है कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बेघर हो गए और इससे ज़्यादा लोग भुखमरी के शिकार हो गए। मतलब इतनी ज़बरदस्त तबाही देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और अशोक ने यहीं से अपनी तलवार छोड़ दी और तलवार छोड़कर धम्म अपना लिया, धम्म अर्थात धर्म अपना लिया। और इस प्रकार अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। फिर अशोक सब कुछ अपने लोगों को ये समझाते रहते अपने उद्देश्यों, अपने अभिलेखों के माध्यम से कि आप धर्म के लिए काम कीजिए जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्लियर। आगे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़े थे, लेकिन 1750 में टिफेंथेलन ने खोजे थे। टिफेंथेलन ने अशोक के स्तंभों को, अभिलेखों को खोजा था और लेकिन 18 उन्हें पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त हुई। पढ़ने में जिसको सफलता प्राप्त हुई जेम्स प्रिंसेप थे 1837 में। टाइमिंग जरूर याद रखना क्योंकि टाइमिंग पूछ लेता आयोग। अभिलेखों की मूल भाषा इनकी प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत थी। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, इन 4 भाषाओं में अशोक के अभिलेख आपको मिलेंगे। जो अभिलेख लिखा है अशोक ने, अब कुछ जानकारियाँ आपको बता दूँ। अशोक की कुछ 4 पत्नियों के बारे में जानकारी मिलती है, महादेवी, अशंघमित्रा, तिस्रक्षित और पद्मावती। लेकिन एक इनकी पत्नी है कारुवाकी, इसकी जानकारी कौशाम्बी अभिलेख मिलती है, जिसको कौशाम्बी इलाहाबाद अभिलेख भी बोलते हैं। और उसी में इनके एक पुत्र तीवर की भी जानकारी मिलती है। और किसी भी अभिलेख में इनकी किसी भी पत्नी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। कारुआ की इनकी सबसे प्रिय पत्नी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तभी भाई प्रिय होंगे तभी नाम दर्ज कराया है, सिंपल चीज़ है। ठीक है। इनके कुछ अभिलेख हैं, इलाहाबाद और कौशाम्बी अभिलेख। एक्चुअली में ये जो अभिलेख था ये कौशाम्बी में था, अशोक ने लगवाया था क्योंकि उस समय कौशाम्बी एक समृद्ध प्रांत था, समृद्ध राज्य था। ठीक है। तो कौशाम्बी में लगवाया था।
लेकिन अकबर ने अपने पीरियड में, अकबर के पीरियड में शाहजहां ने, अकबर के पीरियड में शाहजहां ने, लेकिन आपको आंसर अकबर पे टिक करना है कि कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी से इलाहाबाद कौन ले गया, तो अकबर ले गया। शाहजहां ने, तो ये बताना मैं उचित नहीं समझूँ, अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया। उसके बाद इनका दिल्ली टोपरा अभिलेख और दिल्ली मेरठ अभिलेख, टोपरा से मेढक, टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली, इनके दो अभिलेख फिरोज शाह तुगलक, FST अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने निकलवा कर टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली स्थापित करवा दिए। वहीं पर लौरी नंदनगढ़ चंपारण में है, लौरी अरराज ये भी चंपारण में है, और रामपुरवा बेतवा ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये इनके कुछ प्रमुख लघु शिलालेख हैं। और एक इनका बहुत इम्पोर्टेंट शिलालेख है जिसमें ये इतिहासकार बताते हैं कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वो रुम्मनदेई अर्थात नेपाल की यात्रा करते हैं, और उस यात्रा में उन्होंने अर्थव्यवस्था अर्थात रुम्मनदेई एकमात्र इनका अभिलेख है जिसमें अर्थव्यवस्था कर वर के बारे में जानकारी मिलती है। वहाँ पर पहले 1/6 कर वसूली होती थी, जिसको 1/8 कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा था हम लुम्बिनी गए थे और वहीं पर उन्होंने कहा यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से हम यहाँ की कर व्यवस्था जो कर वसूली है 1/6 से 1/8 करते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी बड़ी दिलदारी दिखाई थी अशोक ने। और अशोक ने ही अशोक के समय पर तीसरी बौद्ध संगीत गठित होती है। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के समय होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जानकारियाँ थीं। और मामूल नार और परनार जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। मामूल नार और परनार ये दो ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया कि दक्षिण भारत पर मौर्य आक्रमण हुआ था। चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, ये किसने बताया? मामूल नार, यहाँ लिख दो, मामूल नार और परनार, एक चतुरनार एक परनार। ठीक है, परनार। और ये दो अभिलेख छूटे जा रहे हैं इनके अशोक के। ये दो ऐसे अभिलेख हैं जहाँ पर इन्होंने बताया है, एक महास्थान ये आपके बांग्लादेश से प्राप्त हुआ था, और सहगौरा ये अभिलेख आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्राप्त हुआ था। इन दोनों अभिलेखों में अशोक ने बताया है कि हमें राहत कार्य में लोगों की मदद करनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अनाज संबंधित जानकारी या राहत कार्य से संबंधित जानकारी महास्थान और सहगौरा अभिलेख से मिलती है अशोक के। क्लियर? वहीं पर मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भंडारकर एक हैं। कौन है? डॉक्टर भंडारकर। यहाँ लिख रहा हूँ, आप क्योंकि जगह नहीं तो इसको रफ करना पड़ेगा हल्का हल्का। डॉक्टर DR भंडारकर, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अशोक के अभिलेखों के आधार पर उन पर इतिहास लिखने की कोशिश की है। अशोक के अभिलेखों के आधार पर एकमात्र लेखक जिन्होंने उनके बारे में लिखने की कोशिश की है, लिखा है, वो है डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर DR भंडारकर। क्लियर? और पुराणों में और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। पुराण और मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की पुस्तक है, और विशाख दत्त हर्षवर्धन के काल में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस और पुराणों में चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया गया है। क्लियर? और जस्टिन ने लेकिन अपने पुस्तक में सामान्य कुल का बताया है, जनरल कैटेगरी का बताया है। क्लियर? और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की रचनाओं में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है कि क्षत्रिय वर्ग से बिलोंग करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आधार पर क्षत्रिय थे, जस्टिन के आधार पर सामान्य वर्ग से थे, लेकिन वहीं पर मुद्रा राक्षस और पुराणों के आधार पर वो निम्न कुल से संबंधित रखते थे।
लेकिन दिव्य वरदान से में भी इन्हें क्षत्रिय बताया गया है, ठीक है। और दिव्य वरदान में बिंदुसार और अशोक को क्षत्रिय बताया गया। तो सिंपल से चंद्रगुप्त मौर्य भी क्षत्रिय, क्योंकि बिंदुसार के पिता थे, अशोक के दादा थे। क्लियर। आगे स्ट्रैबो ने 64 ईसा पूर्व से 19 ईसा पूर्व के दौरान, मतलब इनका टोटल जन्म मृत्यु यही है। इनकी पुस्तिका है ज्योग्राफिका। तो ज्योग्राफिका के 15वें भाग में इन्होंने भारत का जिक्र किया है, ठीक है। और वहीं पर डियोडोरस ने मेगास्थनीज के आधार पर भारत का वृत्तांत किया है। डियोडोरस भैया, डियोडोरस ने मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के आधार पर भारत का वृत्तांत करने की कोशिश की है इन डियोडोरस महोदय ने। और प्लस प्लिनी के बारे में जान लीजिए। प्लिनी प्रथम शताब्दी में आता है और 75 ईस्वी प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री में भारत का वर्णन करते हैं। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? प्लिनी की। आपसे अक्सर पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स, वहाँ मैंने लिख रखा है, एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त के लिए इस्तेमाल किया है। और इन्होंने बताया, प्लूटार्क ने, कि चंद्रगुप्त के सेना में 6 लाख सिपाही थे, 6 लाख सैनिक थे। बहुत बड़ी सेना, 6 लाख, ठीक है। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय इतिहास का जो सही और सटीक प्रमाण मिलता है वो आपको मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के लिए पालिम ब्रोथा का इस्तेमाल किया है। पालिम ब्रोथा नामक शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आपके दिमाग में आया पालिम ब्रोथा को पाटलिपुत्र से क्यों संबंधित किया गया? इसलिए क्योंकि पालिम ब्रोथा की जो लंबाई और चौड़ाई उस नगर की बताई गई है वो आज भी पाटलिपुत्र से ही मैच करती है, अर्थात पटना से। समझ गए? तो उस पालिम ब्रोथा को पाटलिपुत्र के लिए पालिम ब्रोथा का इस्तेमाल किया। किसने? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। तो इसके आगे अशोक का के राजनीतिक स्थिति प्लस सामाजिक स्थिति प्लस इनके अभिलेख जो कि महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो उनको हम अगले लेक्चर में आपको लेकर आएंगे। इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा न करने की मेरा इरादा नहीं था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगला लेक्चर जो भी है और उसमें मैं इनके सारे शिलालेख वगैरह से समाहित कर दूँगा, अभिलेख वगैरह, स्तंभ लेख वगैरह, और जो भी कुछ छुटपुट चीज़ें छूटी हैं वो भी मैं समाहित कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न है, मैं चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे सलाह प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो में मैं डाल दिया करूँ, छोटी छोटी जानकारियाँ छुटपुट टाइप, ठीक है, जिससे आप फटाफट देखें और याद हो जाएँ, रिवाइज हो जाएँ। तो आप बताइएगा ये कैसी सलाह रहेगी मेरी आपके लिए। मैं चाहता हूँ आज से पूछ लो पहले, है तो सलीका बहुत अच्छा तरीका, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी अगर इससे माहौल लग जाए तो 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।